वेलकम स्टूडेंट्स टू नमस्ते फिजिक्स विद गॉड सर। बच्चे मॉडर्न फिजिक्स हमारी चल रही है और उसमें हमने आपको पहला चैप्टर ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन कंप्लीट करा लिया है और उसका सारे जो कंटेंट हैं उसके लेक्चर्स हो चुके हैं, प्लस प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी मैंने आपको कराए हैं बच्चे। उसके 2 वीडियोस बने हुए हैं और उसका प्लेलिस्ट है। दूसरा जो मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर था बच्चे वो एटम है और उस एटम का भी हमने कंप्लीट वीडियो सारे लेक्चर्स का बना लिए हैं और आपके तो उसको मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड भी कर दिया है। इतने ज़्यादा है ही नहीं उसके अंदर, ज़्यादा दो तीन वीडियो होंगे बस, आई थिंक 2 वीडियोस हैं या तीन वीडियो। ठीक है, इसके अलावा उसके बाद फिर हमने उसकी जो प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं उसकी प्लेलिस्ट हमने बना ली है और उसको भी अपलोड हम कर देंगे और कर दी होगी, जैसे आपको ये वीडियो मिलेगी उससे पहले हो जाएगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स का लास्ट है, वो है आपके पास न्यूक्लियाई। तो मैं आपको बता दूं, एटम और न्यूक्लियाई ये एक पूरा यूनिट होता है। डुअल नेचर ऑफ मैटर रेडिएशन अलग है। एक पूरी मॉडर्न फिजिक्स को आप अच्छी तरह से ध्यान रखना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बच्चे, न्यूक्लियाई चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस प्रोसीड टू द लेक्चर पार्ट। लो बच्चे, पहला चैप्टर नया चैप्टर है, इसलिए न्यू पेज। चैप्टर का नाम लिख देते हैं न्यूक्लियाई। अब बच्चे एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही है, आप ये पूछते सोचते होंगे कि सर न्यूक्लियस जो है एटम का पार्ट है, तो इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। सबसे पहले आपको रिप्रेजेंटेशन ही देखो कि रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए न्यूक्लियस का। ठीक है भाई, कोई आपके पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट का एटम है, उस एलिमेंट का न्यूक्लियस है तो उस न्यूक्लियस का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसका कोई तरीका तो होगा, कुछ ना कुछ तो सिंबल है। एक्सक्यूज मी। तो जैसे आपके पास कोई एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हो कैसे, बोलो। जेड एक्स ऐसे लगाते हो ना, नीचे जेड लिखते हो, ऊपर ए लिखते हो। तो ऐसे ही बच्चे, जैसे एलिमेंट या एटम का रिप्रेजेंटेशन, एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, जैसे आपका सोडियम का दिखा रहे हो तो सोडियम 11, सोडियम 23। तो ये बच्चे जिस तरह से आप एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो वैसे ही आपका न्यूक्लियस का भी होता है और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस अब आपको समझ में आ गया है, रदरफोर्ड ने सारा बता दिया। न्यूक्लियस के अंदर सारा पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स हैं। तो जेड जो है, ध्यान रखना, मैं जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जेड आपके पास क्या है, ये न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, जो आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। और जो ए है, ये आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियस में रहने वाले, इंडिया में रहने वाले इंडियंस, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ऑस्ट्रेलियंस, ठीक है। तो ऐसे ही अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स, तो न्यूक्लियस में रहने वाले न्यूक्लियंस। तो न्यूक्लियंस जो हैं आपके पास, न्यूक्लियन बोल दो चाहे, वो को ए भी बोल सकते हैं, न्यूक्लियंस कह दो चाहे। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आपके पास ए है। तो ए के अंदर बच्चे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपको सबको पता है न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहें तो हम एक बार और समझा दें इसको, ठीक है। यदि हमारे पास एक स्फीयर निकल जाए तो ठीक है, ये निकल गया। तो ये न्यूक्लियस है बच्चे, इस न्यूक्लियस में आपके पास जेड, ये न्यूक्लियस है मान लीजिए, इसका जो है न्यूक्लियस हो गया ये। इसमें जेड जो है आपके पास
प्रोटॉन्स हैं और n जो है बच्चे वो न्यूट्रॉन्स है। तो a जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो n को बच्चे मैं आगे इस चैप्टर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से शो कर रहा हूँ। एवोगाड्रो नंबर होता है तो n ही लिखते हैं, तो n जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है और z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। तो न्यूक्लियॉन्स हो गए, ठीक है, ओके। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या पूछ रहा है तो आपके पास आप निकाल लेंगे तो a माइनस जेड। इसके आगे बच्चे अब केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट है कि उसके अंदर आइसोबार्स हैं, आइसोटोप्स हैं, आइसोटोन्स हैं, ठीक है, आइसोडाइफर्स हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। अब इसमें एक्चुअली में थोड़ा थोड़ा सा अब बहुत सारी चीज़ें कट हो गई हैं। पहले न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, न्यूट्रॉन क्या है नहीं, उसको जो है किसने, चैडविक, चैडविक ने जो है नोबल, उसको नोबल प्राइज़ मिला। उसने एक्चुअली में एस्टिमेट किया था मास ऑफ न्यूक्लियस, उसने बॉम्बार्डमेंट कराया था उसका पैराफिन से और नाइट्रोजन से, कार्बन और नाइट्रोजन से स्ट्राइक करने के बाद। ऐसी काफ़ी था सिलेबस में पहले, अब सिलेबस में बिल्कुल नहीं है कि हाउ ही एस्टिमेटेड मास ऑफ न्यूट्रॉन 0.9 AMU के आसपास आया। चलो अब इसमें बच्चे एक काम और करो, इसमें एक काम और कर लेते हैं। यहाँ पर न्यूट्रॉन चलो देख लेते हैं, न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ, तो आगे चैप्टर चलेगा तो वहाँ बताएंगे। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है बच्चे ये न्यूक्लियस में रहने वाला है, उसका सिंबल है 0 n 1। ये न्यूट्रॉन, जो नीचे वाली चीज़ होती है बच्चे चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, इसमें 0 चार्ज है। न्यूट्रॉन ध्यान रखना ये स्टेबल है inside nucleus only, and outside the nucleus इसका बच्चे जो एवरेज लाइफ है, इसका जो मीन लाइफ है इज अबाउट 1000 सेकेंड। तो 1000 सेकेंड के आसपास इसका एवरेज लाइफ है, यानी ये स्टेबल नहीं है बाहर। लेकिन ध्यान रखना जो प्रोटॉन है वो स्टेबल रहता है इनसाइड और आउटसाइड के कॉन्ट्रेरी में हम बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन इसका सिंबल है बच्चे 1H1, प्रोटियम है ना 1H1। ये न्यूट्रॉन जो आया था एक्चुअली में आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन से आया था। तो हाइड्रोजन का आपको पता है 1H1, 1S2, 1S3। तो उसमें उन्होंने बताया कि जो उनका जो रेशो है, मास का रेशो 1:2:3 है, जबकि प्रोटॉन सेम है। इसका मतलब उसमें कुछ ऐसी चीज़ है जिसका मास प्रोटॉन के मास के बराबर है लेकिन वो न्यूट्रल है, तो इसलिए उसका नाम न्यूट्रल माने न्यूट्रॉन वहाँ से पड़ा था। चलिए, तो अब ज़्यादा इतना सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में काफ़ी चीज़ें डिटेल में अब कट कर दी हैं, पहले था ये। प्रोटॉन है, प्रोटॉन ध्यान रखना ये स्टेबल रहता है, स्टेबल इनसाइड, उसके कॉन्ट्रेरी में स्टेबल है इनसाइड एंड आउटसाइड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर भी और न्यूक्लियस के बाहर भी स्टेबल रहता है। न्यूट्रॉन का बच्चे कन्वर्जन रहता है, वो मैं आगे बता दूंगा, लेकिन थोड़ा यहाँ बता देता हूँ चाहे तो आप। तो न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो जाता है जैसे 0 n 1 है, ये कन्वर्ट हो जाता है बच्चे प्रोटॉन में +-1 E0, ये आपके पास प्रोटॉन हो गया, प्लस एक और होता है एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं इसको, प्लस एनर्जी। ठीक है, तो ये सारी बातें मैं नेक्स्ट आगे जो टॉपिक आएगा ना थोड़ा सा बताऊंगा रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा डीके में। ये -1 लिखा है, ये एंटी न्यूट्रिनो है। न्यू बार जो लिखा है ना मैंने, तो न्यू बार इज एंटी न्यूट्रिनो, ये मैं बताऊंगा आगे, एंटी
न्यूट्रिनो का मतलब लिटिल न्यूट्रॉन है नहीं। चलो, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आगे जो हम चलने वाले हैं बच्चे, वो है फिर वहीं पर आते, जैसे आपको वर्क पावर एनर्जी में बताया था, वो था 11th में आइंस्टाइंस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन ने बताया कि एक्चुअली मास और एनर्जी एक ही बात है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो मास भी एनर्जी का ही फॉर्म है। तो टोटल यूनिवर्स में यदि हम कहते हैं एनर्जी कंजर्व रहती है, तो बच्चे मास को भी एनर्जी मान के चलते हैं, बिकॉज मास और एनर्जी आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। जैसे सोलर लाइट है, सोलर लाइट से प्लांट्स मास बढ़ता जा रहा है, और बच्चे प्लांट को जला देते हैं तो एशेज में कन्वर्ट हो जाता है, सारा गायब हो गया, कहाँ चला गया वो। भाई एक लकड़ी है, उसको वुड को जलाओगे तो आप उसको, इट विल बी टर्न इनटू एशेज। एशेज का मास कितना होगा? यदि आपने 25 किलो वुड को जलाई है तो एशेज कितनी होगी? मुश्किल से आधा किलो की होगी। तो बच्चे 24.5 किलो कहाँ चली गई? 24.5 किलो जो है वो उसने हीट रेडिएशंस, उसने अदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में कन्वर्ट हो गया, नहीं, यानी कि जो मास है वो आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो मास एनर्जी कन्वर्जन होता रहता है। सोलर लाइट से, सोलर हमारा एनर्जी है, उससे जो है जो प्लांट देखो लकड़ी बनती चली जाती है, वो भी तो आपका पास इलेक्ट्रिक सॉरी एनर्जी से मास में कन्वर्जन हुआ। मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है, इसलिए पूरे जिंदगी का, पूरे यूनिवर्स का चक्र चलता रहता है। चलिए, तो आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है? यदि हमारे पास डेल्टा एम, यदि डेल्टा एम मास डिफेक्ट है, डेल्टा एम इज द मास का लॉस हुआ, मास लॉस नहीं होता, चलो मैं लिख रहा हूँ, मास कम मिला, डेफिशिएंसी हो गई, मास डिफेक्ट। पहले मास था माना 20 kg, बाद में हो गया बच्चे 19.88 kg। इसका मतलब मास कहाँ चला गया? मास में कमी जो आई, मास डिफेक्ट। ई जो है बच्चे वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ई इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आइंस्टाइंस मास एनर्जी रिलेशन क्या कहता है कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इट एनर्जी ई, जो एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ई इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वेयर। एनर्जी इज इक्वल टू मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वेयर हो गया। अरे मैं एक बार कर लेता हूँ। मेरा गला पकड़ रहा है। मेरा गला पकड़ा रहता है, मैं क्या करूँ? अच्छा। अच्छा, चलो हो गया। सही है। हाँ, धीरे धीरे पढ़ा। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट। अब इससे बच्चे आप क्वेश्चन कर सकते हैं बड़े आराम से। क्वेश्चन आपके पास जैसे वर्क पावर में करते थे कि मास डिफेक्ट यदि 1 ग्राम है या 1 मिलीग्राम है या कुछ और है, तो आपके पास एनर्जी कितना होगा?
चलो मैं कर रहा हूँ। तो एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड E इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। डेल्टा एम मास डिफेक्ट है और सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है। एनर्जी प्रोड्यूस हमने ई लिया है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस ई है। चलिए अब हम क्वेश्चन और कर सकते हैं। जरा एक चीज आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास एक, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट AMU, या सिंपली यूनिट, या सिंपली यूनिट भी लिखते हैं यू। ये क्या है बच्चे? क्योंकि एटम की जो आपके पास मासेस हैं, यानी जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, इनका इसके टर्म्स में हम लिखते हैं। तो 1 AMU डेफिनेशन है, 1 AMU इज द 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन एटम। कौन सा कार्बन एटम? 6C12, ठीक है। और इसकी वैल्यू जो है वो 1 AMU की अबाउट 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg है। अबाउट 10⁻⁻27 kg है। इतना ही मास बचे अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का है। ये आप ध्यान से देखोगे तो इतना ही करीब करीब है। तो उसको हम लिख देंगे बाद में कितना होता है। पॉइंट आई थिंक 707 0.727 प्रोटॉन का मास है, और 0.8 के आसपास, 0.8 समथिंग AMU वो आपके पास न्यूट्रॉन का मास है। और इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, यानी इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत ही कम है, पॉइंट कितने 0 × 5 ऐसा कुछ है। मैं इसका एकदम लिख दूंगा यहाँ पर, बाद में थोड़ा एक बार रिकॉल करना पड़ेगा। अप्रोक्सीमेटली इतना ही था। अब इसमें क्वेश्चन जो आता है, एक ये है कि आपके पास एनर्जी निकालना हो, यदि मास डिफेक्ट बचे 1 AMU के बराबर आ जाए, 1 AMU के बराबर यदि मास डिफेक्ट है तो बच्चे 6 है, ध्यान रखना 6 है, 1.6। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है आपको? एक और बताओ मुझे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6, तो आपने कर रखा है -19 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया बच्चा 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। अब क्वेश्चन ये है कि इफ मास डिफेक्ट आपके पास 1 एटॉमिक मास यूनिट है, तो एनर्जी रिलीज पूछ रहा है। एनर्जी रिलीज, तो एनर्जी रिलीज हो जाएगी बच्चे डेल्टा एम 1.66 टू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, इतने जूल। और इसको यदि आपको किस में कन्वर्ट करना है, ये थोड़ा स्क्वायर है, 9 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 जूल इज इक्वल टू इतने 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन दिस। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 1.6
इंटू 10⁻⁻13 में आपके पास MeV आ जाएगा। तो इसका जो आंसर आता है अबाउट 931.6 MeV आ जाता है। ठीक है नहीं? तो 1 AMU जो है आपके पास, ध्यान रखना, वो 931.6 MeV एनर्जी देता है। तो 1 AMU इज इक्वल टू इतने एनर्जी देने की कोशिश करता है, इतना एनर्जी दे देता है। ये हमने बताया आइंस्टाइंस मास एनर्जी का कंसेप्ट। अब बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चल रहा है वो है कि हमने जब न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस बनाने के लिए हमारे पास प्रोटॉन्स चाहिए या न्यूट्रॉन्स चाहिए, उनका मास अपने वे कर लिया। जब उसको बनाने के बाद जब एक न्यूक्लियस बनेगा तो न्यूक्लियस का मास, भाई आपके पास चीज़ें क्या हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, उनको आपने वे करके रखा। भाई कितने न्यूट्रॉन्स, जेड न्यूट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स, A-Z आपके पास न्यूट्रॉन्स, उनको मिला दिया, न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस का मास कुछ आया, तो हमने देखा कि जो न्यूक्लियस का मास है वो सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स से कम आ रहा है। अब तो बड़े परेशान हो गए कहाँ चला गया मास। ये जो मास का जो लॉस हुआ है, मास का जो डिफेक्ट हुआ है, एक्चुअली में ये एनर्जी है। वो एनर्जी छुपी हुई है न्यूट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को बांधने में, तो कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो इसमें आप सबसे पहले एक कंसेप्ट होता है वो है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट न्यूक्लियस के लिए होता है। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट डेल्टा एम से डिनोट कर रहा हूं। ये होता क्या है, दिस इज, इट इज डिफरेंस बिटवीन, इट इज डिफरेंस बिटवीन मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, या सम लिख देता हूं, SUM, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड मास ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस बनकर आया, उनका जो डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड mass defect, difference between sum of mass of nucleons and mass of nucleus. सपोजिंग हमारे पास कोई न्यूक्लियस बना रहे हैं और न्यूक्लियाइड ZXA, ZXA न्यूक्लियाइड है। ZXA न्यूक्लियाइड है। Z जो है आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एक्सक्यूज मी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z है। और मैंने बताया था A जो है वो न्यूक्लियॉन्स हैं, A-Z क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। अब हमारे पास मान लीजिए MP, मास ऑफ 1 प्रोटॉन, MN, मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, कैपिटल M, मास ऑफ न्यूक्लियस। तो बच्चे मास डिफेक्ट क्या हुआ, मास डिफेक्ट डेल्टा M इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, Z तो प्रोटॉन्स हैं, ZMP प्लस A-Z
एम एन माइनस न्यूक्लियस का मास मान लीजिए एम है, ये आपके पास मास डिफेक्ट हो गया। मतलब ये मान लो कि आपका कोई एक फ्रेंड है, वो साइंटिस्ट है, ठीक है, तो उसने अपने, वो एक न्यूक्लियस बनाना चाह रहा है, मतलब एक थोड़ा सा लाइट मोड में बताऊं तो उसने प्रोटॉन्स मंगाए पाटलिपुत्र से, पटना से। तो उसने कहा जा भी जा पवन, आप प्रोटॉन लेकर आइए, जेड प्रोटॉन लेकर आइए। दूसरे को उसने भेज दिया, माना नवीन को भेज दिया उसने, जाओ भाई न्यूट्रॉन्स लेकर आओ न्यूजीलैंड से। तो ए माइनस जेड वो न्यूट्रॉन्स लेकर आया, और आने के बाद जो आप जो हैं अंतर्ध्यान हो गए, आप अपने अंडरग्राउंड लैब में चले गए, और आने के बाद दोनों पे बरस रहे हो, भाई क्या है ये पवन और नवीन, ये क्या है, आपने ये क्या कर दिया, कहाँ गया आप, जितना लाए थे वो तो है नहीं। क्योंकि जो न्यूक्लियस बनकर आया एम, उसका मास जो उसने मिलाया था, जो रिएक्टेंट्स था, प्रोटॉन का मास था जेड एम पी टोटल, न्यूट्रॉन्स का मास था ए माइनस जेड इंटू एम एन, उन सबका मास मिलाकर जो आना चाहिए था, उससे कम मास आ रहा है न्यूक्लियस का। बाद में किसी ने बताया, अरे भाई हे बुद्धू, ऐसे नहीं होता है, जो मास है ना वो इन्होंने कहीं नहीं गायब किया है, इतने लाए थे, देखो भैया सब चीज़ आपके पर्ची पर लिखी हुई है। लेकिन जो मास का जो लॉस हुआ है, जो मास का जो डिफेक्ट हुआ है, वो आइंस्टाइन ने बताया था कि जो मास डिफेक्ट है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, और वो जो एनर्जी है उसने ही इनको न्यूक्लियस में जो रहने वाले न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स हैं उनको बांधा है। तो आगे आएगा ना बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट समझ में आ गया। बस ध्यान ये रखना, जो एम है मास डिफेक्ट में, हमेशा जो एम है वो न्यूक्लियस का मास होता है। कभी कभी जो क्वेश्चन को घुमाने के लिए ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूँ। कभी कभी क्या है कि मास ऑफ एटम्स के फॉर्म में दे देता है। इफ एम, ये देखो ऐसे, एम जेड एक्स ए, ये आपके पास मास ऑफ एटम है, मास ऑफ एटम। तो न्यूक्लियस का मास कैसे आएगा, तो मास ऑफ एटम जो होता है ना जेड एक्स ए, दिस इज इक्वल टू मास ऑफ एटम के अंदर न्यूक्लियस का मास होगा, ये न्यूक्लियस हो गया, और उसमें बच्चे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, जेड एम ई, ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। जेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखो कि मास ऑफ न्यूक्लियस विल बी इक्वल टू मास ऑफ एटम माइनस जेड इलेक्ट्रॉन्स। इससे आप मास डिफेक्ट आराम से निकाल सकते हो, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस, क्या हो गया, एम जेड एक्स ए माइनस जेड एम ई, ये आपका टल हुआ। बच्चे ये माइनस साइन और ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, तो जेड ये है, जेड ये है, मास डिफेक्ट जो बनना है बच्चे आपका, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू जेड कॉमन एम पी प्लस एम ई, एक प्रोटॉन प्लस एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम हो जाता है, प्लस ए माइनस जेड मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ एटम। ध्यान रखना, कुछ फॉर्मूले डायरिवेशन, कुछ क्वेश्चंस तो बच्चे सीधे सीधे ऐसे ही आते हैं कि बताइए कौन सा मास डिफेक्ट का करेक्ट तरीका है। तो दो तरीके हो सकते हैं, यदि एम मास हो तो न्यूक्लियस है, तो ये जेड एम पी प्लस एम ई जो है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा। तो नेक्स्ट पेज पर लिख देता हूँ, एम पी प्लस एम ई इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू एम पी प्लस एम ई। तो मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या बन गया, तो मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये हो गया बच्चे हाइड्रोजन एटम का मास, लिखा नहीं क्या मैंने,
नहीं लिखा, यहाँ लिख देते हैं मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत ही क्लोज बच्चे क्वेश्चंस होते हैं। अब इसमें जब तक डेरिवेशन नहीं करोगे तो कैसे होगा, आपसे होगा ही नहीं। प्लस बताना पड़ेगा टीचर को कि भाई क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। माइनस मास ऑफ एटम, यदि एटम के फॉर्म में है देख लो आपको, मास डिफेक्ट यदि एटम के फॉर्म में है तो आपको हाइड्रोजन एटम चाहिए। यदि न्यूक्लियस के मास के फॉर्म में है तो आपको प्रोटॉन का मास चाहिए। देख रहे हैं, प्रोटॉन का मास यहाँ पर चाहिए और हाइड्रोजन एटम का मास यहाँ पर चाहिए। दिस इज द मास डिफेक्ट। अब जब मास डिफेक्ट हुआ है तो बच्चे एनर्जी तो है उसके करस्पॉन्डिंग, वो एनर्जी बच्चे ध्यान रखना न्यूक्लियस को बांधने में है, बंधी हुई है। ध्यान रखना यदि आपने उनको फिर दोबारा से किया ना अलग अलग तो वो एनर्जी वापस आ जाएगी। ये भी है, वो एनर्जी मिल जाएगी आपको वापस, वो एनर्जी आपको रिकवर होगी। ये तो है न्यूक्लियर हॉलोकास्ट। न्यूक्लियस को जब तोड़ रहे हैं तो उसको फिजन कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो बच्चे जो ये बाइंडिंग एनर्जी है वही तो आपको निकल रही है बाहर। चलो देखते हैं, अभी आगे बात करेंगे थोड़ी देर में, रुको। अब आगे लिख लेते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी हमेशा न्यूक्लियस के लिए होती है। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ, तब न्यूक्लियस की बात चल रही है यहाँ पर, एटम की बात नहीं कर रहे हैं। एटम की बाइंडिंग एनर्जी उसके पास खुद की होती है ज़्यादातर, बिकॉज एटम्स के अंदर जो बाइंडिंग एनर्जी है दैट इज बीन प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, यदि हम बाइंडिंग एनर्जी एटम की देखेंगे वो नेग्लिजिबल होती है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऑर्डर की होती है। बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस की जो होती है वो 1000 MeV होती है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एटम बहुत कम होती है, क्योंकि यदि न्यूक्लियस बन गया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास और न्यूक्लियस के मास को ऐड करो, और जो एटम का मास है उसमें डिफेक्ट बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को बांधने के लिए खुद इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रोटॉन है, उसको कैसे बांधोगे, रिपल्शन हो रहा है, तो उसको बांधने में भी हमारे पास मास डिफेक्ट चाहिए। आया समझ में कंसेप्ट। चलो, बाइंडिंग एनर्जी इट इज द, अच्छा अब पता कैसे लगाते हैं बच्चे, दो रमेश और सुरेश जो है दोनों फ्रेंड हैं, इनके अंदर काफ़ी घनिष्ठता है, मित्रता है। अब आपको कैसे पता लगाओगे कि इनके अंदर तो जो इनकी फ्रेंडशिप है कितनी मजबूत है, तो उसके लिए क्या किया जाए, दरार पैदा की जाए। तो दरार पैदा करने में, विखंडित करने में, इनको तोड़ने में आपको जितनी ताकत लगानी पड़ेगी इसका अंदर उतनी ताकत से वो आपस में जुड़े हुए थे। तो यहाँ पर ऐसे डिफाइन किया जाता है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी वैसे है तो बाइंड करने के लिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू बाइंड द न्यूक्लियॉन्स, लेकिन हम समझाते हैं इसको अलग तरीके से। इट इज द एनर्जी, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी is amount of energy required to separate, amount of energy required to separate nucleons from each other। each other तो दो के लिए होता है, वन अनदर लिख दो, न्यूक्लियॉन्स फ्रॉम वन अनदर and it is the amount of energy required to separate nucleons from one another and to take them and to take them and to take them up to a distance, up to infinity ले लो, up to a distance
या टू सेपरेट दैम फ्रॉम प्रेजेंट पोजिशन टू इन्फिनिटी and to take them up to a distance where they are unable to interact again, दोबारा से बंध ना पाए, इतनी आपको ताकत देनी पड़ेगी, लगानी पड़ेगी. It is the amount of energy required to separate nucleons from one another and to take them up to a distance where they are unable to interact again. यानी कि प्रेजेंट पोजीशन से इन्फिनिटी तक ले जाने में कितना आपको वर्क करना पड़ा, कितनी एनर्जी देनी पड़ी, वो उनकी बाइंडिंग एनर्जी है. और आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन की बात करूं मैं, अच्छा एक और तो हो गया ये. तो फ्रॉम आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन, तो E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर से तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस जो आएगी ई बी एन इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वेयर यानी जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इंटू सी स्क्वेयर. लिख तो बच्चे ऐसे रहे, जबकि आपको मैंने बताया कि हम ऐसे नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा मास डिफेक्ट एएमयू में निकाल कर और 1 एएमयू या 1 यूनिट इज इक्वल टू 931.6 एमईवी होता है, उसके बराबर कर देंगे. पीवी की वैल्यू नहीं लगाएंगे, पागल हो जाओगे आप. तो सारे मासेस प्रोटॉन्स प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस का मास केजी में तो ना दिया होगा, सब एएमयू में दे रखा होगा. ठीक है, ये हो गया. अब इसमें एक होता है, तो इतनी एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ेगी न्यूक्लियस को बांधने में, उनको मतलब इसका मतलब इतनी एनर्जी है, इतनी एनर्जी इससे बंधे हुए हैं, इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी. ठीक है, और यदि आपने एक बार तोड़ दिया तो उसके बाद वो एनर्जी आपको मिल भी जाएगी. एक और होता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे ई बी एन बार. ये होता है आपके पास द बाइंडिंग एनर्जी पूरे न्यूक्लियस के लिए डिवाइडेड बाय ए. ये जो है आपके पास नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं, इसका मतलब द अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी बाइंडिंग एनर्जी यानी एक न्यूक्लियॉन को ब्रेक सेपरेट करने के लिए कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है. द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन न्यूक्लियॉन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियॉन है तो न्यूक्लियस तो होगा ही, यानी एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन न्यूक्लियॉन, वन न्यूक्लियॉन्स नहीं, वन न्यूक्लियॉन फ्रॉम अदर्स. तो अपने परिवार से एक न्यूक्लियस परिवार है उसका, उस न्यूक्लियस में से एक बच्चे को, एक न्यूक्लियॉन को दूर करने के लिए हमें कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस. अब इसमें हम आगे इसमें चलेंगे बच्चे, एक छोटा सा और टॉपिक करा दूं, वो हमारे पास है, वो भी लिख लो ज़रा, छोटा सा था, इस पर आते हैं क्वेश्चन. वो है साइज ऑफ न्यूक्लियस एम्पिरिकल फॉर्मूला, तो हमारा रह जाएगा, आसान सा टॉपिक है. एक क्वेश्चन आता है एम्पिरिकल फॉर्मूला
of size of nucleus. Empirical formula of size of nucleus. Nucleus, empirical formula of size of nucleus. तो अब इसमें एक्चुअली में देखो, न्यूक्लियस का जितना वॉल्यूम होगा, यदि आप ध्यान से देखें, जितने उसके अंदर ये जैसे न्यूक्लियस है आपका, अब आप देखो इसका साइज यानी इसका रेडियस r है, ये न्यूक्लियस है। तो इसके अंदर बच्चे जेड तो है प्रोटॉन्स, और a माइनस जेड या n जो हैं वो न्यूट्रॉन्स हैं, और दोनों मिलकर a हैं। तो उसका जितने ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा उतने बड़ा a होगा, और जितना ज़्यादा a है उसका मतलब उतना ही ज़्यादा वॉल्यूम है। तो मुझे इस आप समझ में आ रहा है कि जो इसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस जो होगा वो बच्चे a के प्रोपोर्शनल होगा या नहीं। वॉल्यूम न्यूक्लियस स्फीयर है, यानी 4/3, मैं आपको डेरिवेशन करके दिखा रहा हूँ, 4/3 पाई r क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू a। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना? एम्पिरिकल फॉर्मूला ये बना कि जो आपके पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ऐसे साइंटिस्ट ने सोचा था, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस r इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ a मास नंबर या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो r is equal to some constant r naught into a raised to the power 1/3 a हो गया। r naught रफली 1.1 फर्मी मीटर है, फेम्टोमीटर है ना, फर्मी मीटर। 1 फर्मी मीटर का मतलब सबको पता है 10⁻⁻15 मीटर होता है, करेक्ट। इस तरह से आपके पास ये बात बनी। तो अब इसमें जो क्वेश्चंस, अच्छा एक और देखो, क्वेश्चन देखो कैसे बनेंगे। क्वेश्चन आपसे कह सकता है कि भाई आप कंपेयर करो, कंपेयर या फाइंड द रेशियो ऑफ find the ratio of radii या radius of nucleus of aluminium 27 and copper 64। तो क्या करना है आपको, पता है कि r इज प्रोपोर्शनल टू a raised to power 1/3। तो रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू a ऑफ एल्यूमिनियम और a ऑफ कॉपर का क्यूब रूट। कितना आ रहा है बच्चे? एल्यूमिनियम का है 27 एंड कॉपर का है मान लीजिए 64, क्यूब रूट 3 ऊपर आ गया और 4 ये आ गया। तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियर की जो डेंसिटी है, देखो इसको न्यूक्लियर लिक्विड ड्रॉप मॉडल कहते हैं, कि जो सारे के सारे कोई भी एलिमेंट ले लो, द न्यूक्लियस ऑफ atoms of all the elements is supposed to be made up of same liquid
ड्रॉप। सारे के सारे एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस के सारे सारे एलिमेंट्स के जो एटम है, कोई भी एलिमेंट हो, उन सबके जो एटम्स के अंदर जो न्यूक्लियस बना है वो ये मान के चलो कि एक ही टाइप के लिक्विड का है। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप मॉडल मान के चलते हैं, सेम लिक्विड का बना है। तो ऐसा वो एक्सक्लेमेटरी साइन डाल के पूछ सकता है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ऑल द न्यूक्लियाई आर सपोज टू बी मेड अप ऑफ लिक्विड ऑफ सेम डेंसिटी, यानी कि जो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है वो कांस्टेंट रहती है, ध्यान रखना। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज कांस्टेंट, मतलब डज नॉट डिपेंड अपॉन ए मास नंबर। तो जैसे हम प्रूव करके दिखाएं कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास बच्चे आपके पास एएमयू में, वॉल्यूम जो है आपके पास 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब जो है प्रोपोर्शनल टू ए है, तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की हम बात करें इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन आर क्यूब भी ए, इसका मतलब इज प्रोपोर्शनल टू ए रेज़्ड टू पावर 0। इसका मतलब डेंसिटी जो है वो ए पे डिपेंड ही नहीं कर रही है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ रहा जा रहा है कि डेंसिटी फाइंड द रेशो ऑफ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस of aluminium 27 and copper 64, तो बच्चे इसमें आपको कुछ आर वार का उसका नहीं, ए का चक्कर नहीं पड़ेगा फिर। तो आपको क्या करना है कि डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस की इज टू डेंसिटी ऑफ कॉपर इज इक्वल टू आपको 1:1 ही कर देना है। और जो इसका जो ऑर्डर है बच्चे ध्यान रखना, अब मैं ये भी लिखा दूँ कि जो ऑर्डर है ये अबाउट 10⁻17, बहुत हाई डेंसिटी है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। थोड़ा सा डेटा याद रखना, 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो मैंने आज मैंने न्यूक्लियस चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, और उसमें मैंने आपको न्यूक्लियस का सिंबल कैसे होता है, उसके बाद उसको उसका जो साइज़ है न्यूक्लियस का उसका एम्पिरिकल फार्मूला बता दिया। डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर होती है। लिक्विड ड्रॉप मैंने बताया कि सारे के सारे जो न्यूक्लियाई हैं, चाहे कोई भी एटम का हो, एटम हो किसी भी एलिमेंट का हो, सारे एक ही टाइप के लिक्विड की ड्रॉप्स हैं, ये मान के चल सकते हो। इसके बाद हमने आपको बता दिया मास डिफेक्ट क्या होता है, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशन से बाइंडिंग एनर्जी बताई। अब आगे बच्चे इसका पार्ट जो नेक्स्ट पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बाइंडिंग एनर्जी से चलेगा, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, ध्यान से करना, ठीक है। चलिए बच्चे, आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो की, तब तक आप इसको रिवाइज कर लीजिए। आई एंड द लेक्चर हियर।